हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस इन तक वॉच करते होंगे। आज के इस पॉलिटी के क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। मैं आपको ऐसे बता दूं इसकी इम्पोर्टेंस कि अगर पॉलिटी के 5 मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर पिक किए जाएं, उठाए जाएं, तो उसमें ये पाँचवें, चौथे, तीसरे नंबर पे आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इसमें हमें क्या जानना है कि आखिरकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हों, चाहे वो रूल एंड रेगुलेशन हो, चाहे कोई अलग प्रक्रिया हो, वो जैसे कोई प्रोसेस हो, वो किसी न किसी देश से प्रभावित है, इफ़ेक्टेड है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि जैसा वहाँ है डिट्टो आ गया है, कुछ थोड़े माइनर चेंजेस हो गए हैं, कुछ चीज़ें डिट्टो ले ली गई हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। इसमें जितने विश्व के अलग-अलग, वर्ल्ड के अलग-अलग कंट्रीज़ से या वर्ल्ड के अलग-अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके संविधानों से जो अलग-अलग चीज़ें ली गई हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था, आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा और समझा था। आप में से जिस स्टूडेंट ने उस क्लास को नहीं किया, एक बार कर लेंगे क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, इसमें अलग-अलग कंट्रीज़ के नेम है। कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, उसके बाद रसिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये अलग-अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ से, जैसा मैंने बताया, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें पिक की गई हैं। उससे पहले एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है भारतीय शासन अधिनियम। आप सभी लोगों को जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा रहा था, दूसरी क्लास थी आई थिंक, तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से इस पे फोकस भी किया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर। उन्होंने एक, आप एक कह सकते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया इंडिया को, या इंडिया पे अप्लाई किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है। आपको बता दें, अगर हमारे जो भारतीय संविधान में, अगर इसमें कहा जाए कि सबसे अधिक कौन से सोर्स जो है वो है प्रभावित करता है, इफेक्टेड डालता है, या कौन से सोर्स से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, सबसे ज़्यादा आप उसमें आर्टिकल्स कह लीजिए या उनकी चीज़ों को डिट्टो ले लिया गया है, तो उसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अप्रॉक्स माना जाता है 250 आर्टिकल्स जो अभी हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल्स हैं, उसके 250 आर्टिकल्स इसी सोर्स ऑफ, आप यही सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। उसमें हम लोग मेजर मेजर चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फेडरल सिस्टम, क्योंकि ये जब एक्ट आया था तो इसमें फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था की बात की गई थी। अब संघीय व्यवस्था क्या है, जैसे हमारे देश में, ये मैं एक मैप बना दे रहा हूँ, रफली मैप है, तो आप लोग को वो नहीं करेंगे सर ये कैसा मैप है, ठीक है। तो हमारे अलग अलग स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, उसके बाद अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, एमपी, ये सभी स्टेट हैं और इन सभी स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट है, सबकी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, इसके साथ ही एक पूरे देश की गवर्नमेंट है। तो लगभग इसी सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। संघीय व्यवस्था के, अगर मैं एक कोन बना दूं ऐसे कि छोटी-छोटी गवर्नमेंट्स, मतलब छोटी-छोटी कहने का मतलब हर स्टेट की एक गवर्नमेंट भी है। उसके बाद एक सबसे, मतलब शीर्ष पे, सबसे ऊपर एक और गवर्नमेंट है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ये जो सिस्टम है, और जो अगर कहा जाए सबसे प्रमुख गवर्नमेंट कौन-सी है, तो वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो ये जो सिस्टम है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो अलग-अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग-अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, इसी को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ये इस सिस्टम का ज़िक्र जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। और ये चीज़ें हम, जो लोग संविधान बना रहे थे, संविधान सभा के लोग थे, सदस्य थे, उन्हें ये चीज़ काफ़ी, अब ऐसे आप कह सकते हैं कि प्रभावित किया इस चीज़ ने कि हाँ, ऐसा सिस्टम हमारे कंट्री में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हालाँकि डिटेल पे बात करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए कि हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी भी है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, अलग-अलग भाषा, जाति के लोग रहते हैं, इस वजह से इसकी आवश्यकता थी। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल,
उस समय जो कार्यकाल था लगभग जो ब्रिटिशर्स थे वो कार्यकाल 5 वर्ष रखते थे। तो वही कार्यकाल यहाँ पे भी ले लिया गया कि जो राज्यपाल होगा उसके कार्यकाल और बाकी कार्यकाल जो है वो लगभग आप देखते होंगे 5 वर्ष होता है कुछ स्पेसिफिक पोस्ट को छोड़कर। न्यायपालिका का ढाँचा भी जो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, न्यायपालिका का मतलब आप सभी लोग वही बात फिर आती है, जो हमारे अलग-अलग स्टेट में हाई कोर्ट्स होती हैं, उसके बाद सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर मैं एक यहाँ पे भी इस तरीके से बना दूँ, मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें भी वहीं से ली गई क्योंकि 1935 में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई थी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर स्टेट में अपनी-अपनी हाई कोर्ट है। कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसमें दोनों को मिलाकर हाई कोर्ट है। सबसे नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। उसके बाद आपके हाई कोर्ट हैं, इसको डीसी लिख सकते हैं, इसको एससी लिख सकते हैं, इसको एससी सुप्रीम कोर्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी से लिया गया है। आप जब इन चीज़ों को समझ लेंगे, बोरिंग आपको नहीं लगेगी चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब आपको लगेगा कि भारतीय संविधान या हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं, क्या सही में बहुत सारे देशों से ली गई हैं? तो हाँ, ऐसा है। इसीलिए ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न्स जो हैं, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी के समय सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। ये प्रोविज़न भी 1935 से लिया गया है। फिर लोक सेवा आयोग, जैसे आज आप सभी लोग यूपीएससी, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में नहीं जानता होगा, आईएएस पीसीएस जॉब के बारे में नहीं जानता होगा। ये जो कमीशन है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी नौकरशाही होगी जो सरकार के काम में मदद करेगी, सबसे ऊंची पोस्ट होगी। ये भी कहाँ से लिया गया था? ये 1935 से एक्ट से लिया गया था। और जो तीसरा जो सबसे सॉरी इसमें जो लास्ट है, इस एक्ट से लिया गया था वो था शक्तियों का विभाजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे इसमें दिया गया था कि शक्तियों को अलग-अलग प्रकार से मुख्यतः 3 प्रकार से बाँट दिया गया था। 3 एक थी कि स्टेट के पास कुछ शक्तियाँ थी, हर राज्यों के पास उस समय प्रोविंस कहा जाता था कि राज्य किन-किन विषयों पे कानून बना सकते हैं, अभी भी ऐसा है। फिर एक था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है वो किन-किन जो विषयों पे कानून बना सकती है, उसको अप्लाई कर सकती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट आगे आज भी है। जैसे एक यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची जिसको आप कहते हैं, स्टेट लिस्ट को आप राज्य सूची कहते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहते हैं। तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था ये हम लोगों ने यहीं से पिक किया। ये बात थी आपके 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अब कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं कि आखिर किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन-कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं वो है संसदीय प्रणाली, कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली होगी। लोकसभा में सदस्य चुन के जाएँगे, जो पार्टी जीतेगी उसका जो पॉपुलर लीडर होगा वो क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। तो लगभग ये जो व्यवस्था है इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। पार्लियामेंट्री में 2 सदन भी होते हैं, 2 हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो जिसको लोकसभा, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमने कहाँ से लिया? ये एग्ज़ाम में आता है, संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली लिख के आता है कि कहाँ से ली गया है, मतलब किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मंत्रिमंडल, आप सभी लोग पता है कि जो प्रमुख विभाग जिन मंत्रियों के पास होते हैं, तो वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्री तो ढेर सारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, लेकिन जो प्रमुख वो 5, 7, 8, 10 होंगे, वो कैबिनेट कहलाता है। और और आखिरी शक्ति या सबसे अल्टीमेट पावर जो है इन्हीं के हाथ में रहती है। यही सही मायने में सरकार यही होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट में होते हैं। उसके बाद विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे लंबे समय तक शासन किया था, इसकी वजह से हम लोगों ने उसकी ढेर सारी चीज़ों को अपनाया कि किस तरीके से बिल पेश होगा, फिर उस पे बहस होगी, फिर पारित हो जाता है, कानून बन जाता है, अध्यादेश जैसी चीज़ें। और ये जो सारी प्रक्रिया है कि किस तरीके से सदन चलाया जाता है, सदन में अलग-अलग प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ली हैं। यहाँ राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, कहने का मतलब राष्ट्रपति, जैसे ब्रिटेन की क्वीन पहले थी, अब किंग हो गए, तो इनकी जो है शक्तियाँ जो हैं उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रतीकात्मक नाम मात्र के ये मुखिया कहलाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट की पावर इंडिया में है लेकिन उतनी नहीं है।
वो सिर्फ नाम मात्र के मुखिया हैं देश के, हेड ऑफ आप स्टेट कहते हैं उनको। तो ये जो चीज़ ली गई थी ये यहीं से पिक की गई थी कि एक मुखिया बनाया जाएगा, हालांकि उसके पास इतनी शक्ति तो नहीं होगी लेकिन वो नाम मात्र का मुखिया होगा, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो पोस्ट की बात है। जो इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका, देख सकते हैं, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति है तो किसी एक ही देश का नागरिक होगा। ये हमने ब्रिटेन से लिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई इंडिया का, ये पर्सन इंडिया का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन, इसके पास इंडियन सिटीजनशिप ही होगी, मतलब ये भारत का ही नागरिक होगा। अगर ये किसी और देश का, जैसे यूएसए का, अगर ये नागरिक बन जाता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तो ये भारत नागरिक नहीं रह जाएगा। तो इससे ये भी आप जान लीजिए कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग देशों की, कंट्रीज़ की सिटीजनशिप ले सकता है। वो एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका की ले सकता है, एक ऑस्ट्रेलिया की ले सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, या उसको माना जाएगा अब आप भारत के नागरिक नहीं रहे। ये चीज़ें भी हमने वहीं से ली है। द्विसदनवाद जो है, बाई कैमरलिज्म या बाई कैमरल जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है या रूप है, स्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रक्चर ही कहेंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये जो स्ट्रक्चर है। और विधानमंडलों में विधानसभा और विधान परिषद, जैसे राज्यों में कुछ राज्यों में है, ये भी हमने वहीं से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, मतलब जो संसद के जो संसदीय प्रणाली, उसके जो अलग अलग विशेषाधिकार है, जो उसमें अलग अलग कमेटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं। तो अगर देश की बात की जाए, जैसे हमने कहा कि अगर आपको बात की जाए कि सोर्स की, तो वो 1935 कहलाएगा, सबसे बड़ा सोर्स क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और दूसरा जो सोर्स है, अगर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो वो है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता दें, ब्रिटेन में रिटन चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपने पास, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो बहुत से देशों में शासन किया है उसने और वहाँ पे कानून बनाए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें अनरिटन है, मैक्सिमम चीज़ें लिखी हुई नहीं है, एक परंपरा आ रही है और उसको ये लोग फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या-क्या चीज़ें ली गई हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमें अधिकार मिले हैं आपके पार्ट 3 में, आप जानते भी हैं, 14 से लेकर 12 से लेकर आप जो 35 तक आर्टिकल्स हैं। अलग-अलग संविधान जो हमारे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसके बाद शिक्षा का अधिकार भी हो गया। ये जो अधिकार की कंसेप्ट हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका एक पहली कंट्री बनी थी जिसमें रिटन ऐसे प्रोविज़न लिखे गए थे कि इनके नागरिकों को कौन-कौन से अधिकार मिलेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का जो शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था वी द पीपल ऑफ अमेरिकन या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन, और वो हमने वर्ड पिक किया है, तो ये भी वहाँ से शब्द लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारे आज जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि न्यायपालिका में किसी भी प्रकार के राजनीतिक इंटरफेरेंस न होना, मतलब वो उसको हम कहते हैं, हम सभी लोग मानते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो स्वतंत्र है, वो कोई भी फैसला लेगी तो वो निष्पक्ष लेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने वहाँ से पिक की हैं। उसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी रिव्यू। आपको बता दें, बहुत सारे जो और कंट्रीज़ थी उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट या वहाँ की जो, आप उसको सुप्रीम कह लीजिए, हाई कोर्ट कह लीजिए, उनके जो फैसले होते थे उस पे रिव्यू नहीं होता था। ऐसा माना जाता था कि इन्होंने एक बार फैसला दे दिया तो यही अंतिम फैसला है। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ थी कि किसी भी फैसले पर रिव्यू होने का सिद्धांत होना चाहिए, कि हो सकता है समय के साथ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ कि वो फैसला जो पहले दिया गया था वो गलत हो, अब सही हो, या उस समय सही हो, अब गलत हो। तो ये चीज़ें हमने वहाँ से ली थी। लोक जनहित याचिका जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बाद में लिया गया। ये इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे लोगों के हित में भी हम अपनी एक याचिका डाल सकते हैं, एप्लीकेशन, उसको लिटिगेशन कहते हैं। इसका मतलब है जैसे बढ़ते प्रदूषण को देखकर आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर या वाहनों को लेकर या अलग क्राइम को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर याचिका डाली जाती है। तो ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने यहाँ से पिक किया है।
सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मूल अधिकार को आप लोग याद रखेंगे। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएँगी। और ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के लिए और राष्ट्रपति पर अब महाभियोग मतलब उन्हें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उसकी पोस्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उसको 2/3 बहुमत से मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराएं दोनों सदनों में, तब वो हटाया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति की पोस्ट कि राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। उस पोस्ट का कंसेप्ट, ये यहाँ पे कंसेप्ट की बात है, उस पोस्ट का कंसेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया है या अमेरिका से ये पोस्ट प्रभावित है, आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है आयरलैंड का सिद्धांत, जिसको आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से हम लोगों ने राज्यसभा के लिए सांसदों का नामांकन कि किस तरीके से राज्यसभा के मेंबर का नामांकन होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट पॉलिसीज, जो आपके पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक जो निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें गांधीवादी विचार भी है, अम्बेडकर जी के विचार भी हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का भी विचार है। ये चीज़ें जो हैं ये आयरलैंड से प्रभावित है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं नीचे वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मेथड प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। आप सभी लोग पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिनको हम लोगों ने वोट दिया है वो सभी लोग लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर, विधायक, ये सभी लोग वोटिंग करते हैं किसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस जो है उसमें भी अलग तरीके की विधि अपनाई जाती है, उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है कि इस कैंडिडेट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको सेकेंड दे रहे हैं। ये जो मेथड है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वहाँ की व्यवस्था से लिया है, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने कनाडा से भी कुछ चीज़ें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, वो है केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जैसे वर्तमान में सभी राज्यों में राज्यपाल हैं और इनको केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो ये जो नियुक्ति का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मतलब वही है कि केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत हो कंपैरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को अगर मतलब उस पर कंट्रोल नहीं होगा तो वो कल को हो सकता है कि वो अपने को कहें कि हमें अलग देश बना दो। ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, इस वजह से सशक्त केंद्र की बात कही गई है और ये चीज़ें हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय मतलब एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि इसमें उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उससे हम उसे सरकार मतलब आप कह सकते हैं परामर्श भी ले सकती है। ये चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करेंगे। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना मतलब वो शक्तियाँ जो न राज्य को मिली है न केंद्र को मिली है। जैसे मान लीजिए साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम पे कानून बनाना है, ये नई चीज़ें हैं। तो अवशिष्ट का मतलब है कि जो चीज़ें जिसके बारे में मतलब लिखा भी नहीं गया होगा, लेकिन वो शक्ति जो होगी वो केंद्र के पास होगी। तो इसका मतलब सीधा-सा है कि केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत हो गई कंपैरेटिवली किसी स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट के गवर्नमेंट से। तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रांस से देख लीजिए, फ्रांस से हमने रिपब्लिक स्ट्रक्चर लिया है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र या गणतंत्रात्मक ढांचा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश का मुखिया है, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, ये जो है ये बाई बर्थ नहीं होंगे। गणतंत्र का मतलब होगा कि इस सबसे बड़ी पोस्ट हमारे देश पे, इस पे भी पहुंचने के लिए इलेक्शन मेथड अपनाया जाएगा। और अगर कोई ऐसा होता कि एक बार प्रेसिडेंट बन जाता फिर उसके अपकमिंग जनरेशन बनती या उसका बेटा बनता है, बेटी बनती, तो ये गणतंत्र नहीं कहलाता हमारा देश। हमारा देश गणतंत्र इसलिए कहलाता है कि इसकी जो सुप्रीम पोस्ट है, जो सबसे उच्च पद है, वो भी बाई इलेक्शन अपॉइंट किया जाता है, बाई इलेक्शन चूज़ किया जाता है और वो कोई भी बन सकता है। वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पैसे वाले लोग ही राष्ट्रपति बन सकते हैं या कोई विशेष वर्ग के लोग बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है।
उसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो हम लोगों ने अपनाया कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ये नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति से, और इसी वजह से ये आदर्श जो हैं ये हम लोगों ने पिक किया। एक मतलब हालाँकि पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या-क्या लिया है, वो है समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बताया 3 टाइप की लिस्ट थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसको कई नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग नोट भी कर लेंगे। उसके बाद स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, इसको केंद्र सूची कहा जाता है। और उसके बाद या केंद्र सूची या संघ सूची, दोनों कह सकते हैं। और उसके बाद समवर्ती सूची, मतलब वो सूची उस वैसे कानून जो कि उस पे दोनों दोनों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन या टकराव की स्थिति आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून हट जाएगा, या उसको हम कह सकते हैं कि उसको नगण्य मान लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को साथ में बिठाकर ज्वाइंट सेशन होता है। और इस ज्वाइंट सेशन में आपको बता दें, ये जो कंसेप्ट हमने लिया ये कब होता है, जब मान लीजिए किसी विषय पे बहस होनी है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ऐसा बिल पारित नहीं हो पा रहा है या कोई ऐसी स्थिति है, तो उसमें क्या होता है, हालांकि ऐसे तो लोकसभा की अलग बैठक चलती है और राज्यसभा की अलग चलती है, लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल किसी ऐसे सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है, ज्वाइंट सीटिंग होती भी है। तो इस ज्वाइंट सीटिंग का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब जब आपातकाल की सिचुएशन होगी, कोई आक्रमण की सिचुएशन हो गई या देश मुश्किल में चला गया, तो उस समय जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, तो मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। मूल अधिकार का मतलब है फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया है। आप कहीं-कहीं देखेंगे जर्मनी के वीमर संविधान लिखा होगा, तो वो यही है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, किस प्रकार से निर्वाचन होगा, किस प्रकार से सीटें अलॉट की जाएँगी जनसंख्या के आधार पर, ये कंसेप्ट हमने वहाँ से लिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रखना है, ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे भारतीय संविधान में अगर कोई चीज़ बदलनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बिल पेश करना होगा। पहले वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब वो सिग्नेचर करेंगे तो उस किसी भी स्पेसिफिक अनुच्छेद में संशोधन, अमेंडमेंट हो सकता है। ये प्रोसेस हम लोगों ने कहाँ से अपनाया है, वो अपनाया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, या साउथ अफ्रीका के कंट्री से ये चीज़ें अफेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। आप इसको ऐसे भी समझिएगा, आगे हम लोग देखेंगे जैसे कई तरीके से, जैसे कुछ ऐसे प्रोविज़न होते हैं जिसके लिए आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। वो आगे हम लोग देख लेंगे, ये कंसेप्ट जो है ये यहाँ से लिया गया है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर, जो कि बाद में आप सभी लोग पता है रसिया से कई कंट्रीज़ मिलकर उन्होंने यूएसएसआर नाम दिया था, एक संघ था, लेकिन बाद में टूट गया, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन इसको समझ लीजिए। इससे हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ली है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप सभी लोगों को मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, और ये बाद में जोड़ा गया है। आप सभी लोग पता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 51 का ए में। ये कहाँ से प्रभावित था, संवर सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कहाँ से लिए गए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद प्रस्तावना में जो शब्द है प्रिएम्बल, प्रिएम्बल क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान, या आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी आप देख पाएंगे, यहाँ भारत का संविधान हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। उसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक,
ये जो स्टेटमेंट है, ये इसमें जो बीच में जब आप पढ़ेंगे उसमें तो आएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये वर्ड्स जो है कि मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस के वर्ड्स जो हैं, ये टर्म हमने यहाँ से लिए। उसके बाद आता है जापान का संविधान। जापान के संविधान से हमने लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि जो भी प्रोसीजर वो बाय लॉ कैसे बनाए जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अगर कोई नियम, मान लीजिए कोई रीति रिवाज है या कोई आईपीसी की धारा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि संविधान के खिलाफ है, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब सबसे सुप्रीम जो है वो हमारे इंडियन का, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। तो ये थी आज की क्लास में बातें संविधान के स्रोत से, और हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझा, देखा और जाना। तो इस आधार पे अब आप समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है, इसमें जो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से कोई नई चीज़ सोची गई है, बहुत सी नई चीज़ें सोची भी गई हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग कंट्रीज़ से इफ़ेक्टेड हैं। जैसा कि ये इस मैप को आप देख लेंगे तो ये याद रहेगा, हमेशा ध्यान रहेगा। बाकी आगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। जो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो। आगे की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, और 2-3 टॉपिक हो जाएगा तब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।